हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी लेक्चर कर रहे हैं और ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी हम लोग देख रहे थे और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। बस ये सेकेंड लास्ट लेक्चर समझिए क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें हम वर्ल्ड्स मेजर क्लाइमेटिक जोन के पार्ट नंबर 5 यानी कि लेक्चर नंबर 16 देख रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने वर्ल्ड्स मेजर क्लाइमेटिक जोन के कुछ क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ा और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये आज का लेक्चर है। तो आज जो हम क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पहला जो क्लाइमेटिक जोन है वो स्टेपी क्लाइमेट है। स्टेपी क्लाइमेट एक्चुअली एक ग्रासलैंड का क्लाइमेट है, टेम्परेट ग्रासलैंड का। आपको याद होगा सवाना हमने किया था। सवाना क्या था आपको याद होगा, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था और जो स्टेपी है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं। इसकी जो लोकेशन की बात की जाए तो इसकी जो लोकेशन है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया क्या है पढ़ने का, आपको तो अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग किन किन फैक्टर्स पर हम लोग क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं। जो फैक्टर्स है वो जैसे कि लोकल लोकेशन है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर एंड विंड्स हैं, और फिर प्रेसिपिटेशन या फिर कह लें कि रेनफॉल है। और इन सब का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम देखते हैं वेजिटेशन पर। और फिर मैंने बताया था कि इनका जो इफ़ेक्ट ह्यूमन लाइफ पर जो पड़ेगा या लाइफ पे पड़ेगा वो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अगर यहाँ ज़रूरत होगी तो यहाँ भी हम लोग उसका चर्चा करेंगे। तो जो पहला फैक्टर है लोकेशन, तो लोकेशन स्टेपी की लोकेशन की बात करूं मैं तो ये मिड लैटिट्यूड पर होता है। मिड लैटिट्यूड कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे कि अगर पूरे अर्थ को हम लोग 180 डिग्री में डिवाइड कर रहे हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 90 डिग्री हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में 90 डिग्री, इस तरह से हम लोग पूरे अर्थ को डिवाइड करते हैं अपने ग्लोब पर। तो मिड लैटिट्यूड एक हेमिस्फेयर में मिड लैटिट्यूड किसे कहेंगे कि लगभग 45 डिग्री वाला जो रेंज होगा, लैटिट्यूड होगा, उसको मिड लैटिट्यूड कहेंगे। तो इसकी जो लोकेशन है वो मिड लैटिट्यूड पर है। और ये लगभग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के तरफ आपको ये स्टेपी क्लाइमेट दिखाई देता है। वहाँ के ग्रासलैंड की तरफ ये स्टेपी क्लाइमेट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट कोस्ट के तरफ आपको ये स्टेपी ग्रासलैंड का जो क्लाइमेट है वो आपको दिखाई देगा। अब ये मैप पर हम लोग लोकेट करके देख लेते हैं कि किधर किधर ये किस किस कंट्रीज में हम लोग स्टेपी क्लाइमेट को देखते हैं। तो सबसे पहली बात की जो ये देखिए आप कि ये जो ब्लैक सी है, अगर आप ये ढंग से देखेंगे यहाँ पर तो ये ब्लैक सी है। आपको पता होगा, आप अपने मैप पर भी इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो दिस वन इज ब्लैक सी। और ये ब्लैक सी से जो रशियन प्लेन के तरफ जो एक्सटेंशन है, ये पूरा बेल्ट ये क्या है, ये स्टेपी क्लाइमेटिक जोन में आता है। आप देख रहे होंगे कि ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के अंदरूनी भाग के तरफ ये फैला हुआ है। और लगभग अल्टाई माउंटेन जो रेंज है, अल्टाई माउंटेन आप अपने एटलस पर इसे पॉइंट आउट कीजिए। अल्टाई माउंटेन वाला जो रेंज है वहाँ तक ये फैला हुआ है। उसके बाद फिर कुछ पैचेज इसके दिखाई देते हैं, जैसे कि आप हंगरी जो कंट्री है वहाँ पे पुस्ताज नाम से इसको जाना जाता है। हंगरी, यहाँ पर आप जानते हैं कि हंगरी है, लगभग यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हंगरी कंट्री है। यहाँ पे पुस्ताज नाम से जाना जाता है, पुस्ताज नाम से ये जाना जाता है। ये स्मॉल पैचेज है। फिर यहाँ पे मंचूरिया है, ये मंचूरियन प्लेन, मंचूरिया जो है यहाँ पे मंचूरियन ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है ये। उसके बाद जब हम नॉर्थ अमेरिका में आते हैं तो नॉर्थ अमेरिका वाला ये जो पार्ट है ये आपको पता है कि प्रेरीज नाम से यहाँ पर यह टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वो प्रेरीज बोलते हैं। प्रेरीज के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पंपास नाम से ये, मैंने बताया कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट कोस्ट के तरफ ये इसकी जो एक्सटेंशन है यहाँ पर ये पंपास नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका वाला जो ये पार्ट है यहाँ पर ये
लिखा जाता है वेल्ड, लेकिन इसे पढ़ा जाता है फेल्ट। तो ये फेल्ट नाम से ये जाना जाता है। हाई फेल्ट एंड बुश फेल्ट आप जानते होंगे। और जो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो ये पार्ट है, ये ईस्ट वाला जो भाग है, तो यहाँ पर ये डाउन्स नाम से जाना जाता है, डाउन्स बोला जाता है। और फिर जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पर इसे कैंटबेरी बोलते हैं। तो आपने इसका एक्सटेंशन देख लिया कि ये लोकेशन इसका क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में आप ये देख लीजिए कि इसकी जो टेम्परेचर आप जानते हैं कि ये कौन से जोन में है। अगर हम इसको ग्लोब की बात की जाए, अर्थ की बात की जाए, तो आपको पता होगा कि हमने पूरे अर्थ को किस किस टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया था। तो ये जो टेम्परेचर जोन है, आप बताइए ये कौन से टेम्परेचर जोन में आएगा। तो ये टेम्परेट वाले में आएगा ना। यहाँ से तो यहाँ ये ट्रॉपिकल हो गया, और यहाँ से फिर हम लोग ये एक्सटेंशन देखते हैं, इसको हम लोग टेम्परेट बोलते हैं। और फिर एट लास्ट जो पोल की तरफ वो फ्रिजिड जोन होता है, तो ये टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन में आपको पता है कि इंसोलेशन जो है, सन की जो रेज की इंसोलेशन जो आ रही है वो उतनी नहीं होती इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जो रीजन है, उससे तो इंसोलेशन कम ही होता है टेम्परेट में। तो इसकी जो टेम्परेचर जो कॉन्टिनेंट्स की तरफ होंगी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट्स की तरफ जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, तो आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल जो इफेक्ट होता है वहाँ पर, और उसके कारण जो है वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर गर्मी हो रही है तो बहुत एक्सट्रीम समर होगा, और ठंडी भी हो रही है तो बहुत एक्सट्रीम समर विंटर होगा। यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स की तरफ जो है वहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक्सट्रीम समर है। ओके, इसी तरह से जब साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, मॉडरेट वेदर मिलता है। मॉडरेट कहने का मतलब है कि ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जाता कोई भी टेम्परेचर। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये बिल्कुल ही कोस्ट के पास है, यानी कि सी के पास है, और इसको बोला जाता है मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ मैरीन और सी, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो समर का जो हम ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर देखते हैं, तो लगभग ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिखाई देता है ये। और वहीं पे अगर विंटर बोले तो विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लगभग इसकी जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में आप देखिएगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में मैंने आगे बताया कि मॉडरेट होगा, क्योंकि मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द जो मैरीन जो है कोस्टल एरिया है उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडीज हैं। उसके कारण यहाँ पर जो ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, एक्सट्रीम कंडीशन नहीं जाएगा, और लगभग ये 1 डिग्री टू 12 डिग्री सेल्सियस तक ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको टेम्परेचर दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। जी हाँ, प्रेसिपिटेशन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल नहीं होता, क्योंकि अब अभी आपको पता चल गया होगा कि ये टेम्परेट रीजन में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है काफ़ी कम है। और कम होने के कारण क्या होता है, विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल भी आपको देखने को मिलता है, स्नोफॉल हो जाता है। और रेनफॉल समर सीजन में, रेनफॉल मोस्टली इन समर में आपको रेनफॉल दिखाई देगा। यहाँ जो मीन एनुअल जो रेंज है प्रेसिपिटेशन का वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की रेंज होती है। 25 सेंटीमीटर यानी कि समझ लें कि ये बिल्कुल ही कम रेनफॉल है। आपको पता ही होगा कि इतना रेनफॉल हम लोग स्कैंटी रेनफॉल बोलते हैं इसको, स्कैंटी जो रेनफॉल बोलते हैं इसे। स्कैंटी रेनफॉल कहने का मतलब ये कहाँ पर होता है, तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में ये आपको यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा आपको दिखाई देगी। क्यों इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, तो आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में जो विंड्स जो हैं वो मॉइस्चर लेके जो चल रहे हैं सी से, तो वो मॉइस्चर वो रिटेन नहीं कर सकते हैं इतनी इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, और इसलिए वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। वहीं पर जब साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लगभग ये मॉडरेट
वर्षा हो जाएगी 75 सेंटीमीटर तक की। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बारिश है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर की बारिश है, जिसे हम लोग स्कैंटी रेनफॉल बोल सकते हैं। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि जो टेम्परेट जो क्लाइमेट है वहाँ उसकी एक करेक्टरिस्टिक हम लोग स्कैंटी रेनफॉल भी बोल सकते हैं। किधर? जो इंटीरियर ऑफ द जो कॉन्टिनेंट्स है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है। तो देयर आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड जो बोल सकते हैं, स्टेपी ग्रासलैंड जो बोल सकते हैं, कि डिफरेंट रीजन है, और वो डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरह के प्रेसिपिटेशन होते हैं, जो कि आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन की बात। अब यहाँ पर थोड़ा लाइफ के बारे में देख लेते हैं। ऐसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के में फिर से इसे देखेंगे। यहाँ पे जो लाइफ है, आपको पता है कि जो टेम्परेट जो ग्रासलैंड है, वो एक समय ये मतलब चारागार था। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो एनिमल्स हैं वहाँ पे, ये होम ऑफ द ग्रेट जो एनिमल्स हैं वहाँ पे, उसके चारागार था। वहाँ पे एनिमल्स जो चरने आते थे, उनकी एक लैंड थी, चरने की एक जगह थी। और यहाँ पे वाइल्ड हॉर्सेस, एशियाटिक जो स्टेपी है वहाँ पे वाइल्ड हॉर्सेस आपको दिखाई देते थे। स्विफ्ट फुटेड बाइसन्स भी होते थे। और ये जो स्विफ्ट जो फुटेड बाइसन्स है वो आपको कहाँ दिखाई देगा? तो ये प्रेरीज आपको पता है कहाँ है? नॉर्दर्न अमेरिका वाला जो पार्ट है, और जो कनाडा तक ये जो फैला हुआ एक्सटेंशन है, हमने वो लोकेशन पर मैप पे देख लिया था। यहाँ पर जो बेफेलोज होते हैं कहाँ पे? पंपास में। और अभी जो रिसेंट सेंचुरी तक यहाँ के पे जो ग्रासलैंड है वो डोमिनेटेड था किससे? वो ट्राइब्स से। कुछ ट्राइब्स थे जो नोमैडिक ट्राइब्स थे या सेमी नोमैडिक हैं। नोमैडिक कहने का मतलब वो घूमते रहते थे, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते थे। जो ट्राइब्स हैं जैसे कि किर्गिज बोल सकते हैं, ये एशियाटिक स्टेपीज में। वो किर्गिज जो हैं ये एशियाटिक स्टेपीज की ट्राइब्स हैं, जो कि क्या करते हैं? वो हर्डर्स होते हैं, नोमैडिक हर्डर्स बोल सकते हैं। हर्डर्स कहने का मतलब वो मवेशी पालते हैं, और नोमैडिक कहने का मतलब एक जगह पर वो टिकते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। यानी कि वो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे एशियाटिक वाला जो रीजन है जो हमने बताया था अल्टाई माउंटेन तक, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि अपने मवेशी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके भोजन की तलाश में या फिर पानी की तलाश में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। कुछ जो ट्राइब्स हैं किर्गिज, जैसे कि काजाक्स हो गया, कालमुक हो गया ट्राइब्स, वैसे हम ये ह्यूमन ज्योग्राफी में भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि वेजिटेशन। तो वेजिटेशन के नाम पर आपको पता है यहाँ पे टॉल ग्रासेस जो हैं, टेम्परेट ग्रासेस, और इसी को बोलते हैं स्टेपी बोलते हैं। और ये जो ग्रासेस हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि जो रेनफॉल जो हो रहा है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे क्या हो रहा है? स्कैंटी रेनफॉल है, 25 सेंटीमीटर के लगभग ही रेनफॉल है। और ये इतनी कम रेनफॉल है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई ट्रीज नहीं दिखाई देंगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वेजिटेशन इज ट्रीलेस वेजिटेशन। याद रखिएगा, ये ट्रीलेस वेजिटेशन होता है। और जहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में लेकिन हम लोग जाएंगे तो वहाँ आपको ट्री की पैसेज दिखने को मिलते हैं। तो ये हो गया वेजिटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की लोकेशन की बात करें तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो 40 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये क्या कहाँ पर है? ये वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट की तरफ आपको ये दिखाई देगा। कौन सा? वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि नाम में ही वेस्ट है, ये वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई देगा। ये इसकी जो एक्सटेंशन की बात की जाए तो वेस्ट यूरोपियन जो टाइप है, आप जानते हैं इसकी जो नॉर्थ में है ये सेमी आर्कटिक रीजन आपको दिखाई देगा, और जो साउथ में है वो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट जो हमने पढ़ा था वो है। जो इसकी जो इनलैंड जो एक्सटेंशन है वो कंट्रोल किया जाता है टोपोग्राफिक के द्वारा। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे हिल्स है तो वहाँ पर ये नैरो होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि ये रॉकीज है। रॉकीज के कारण यहाँ पर क्या है कि ये नैरो बेल्ट इसका बनता है, किसका? यूरोपियन टाइप क्लाइमेट का यहाँ पर। और यूरोपियन टाइप वेस्ट यूरोपियन टाइप जो क्लाइमेट है उसकी जो एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी तो फुट हिल्स ऑफ रॉकीज से लेकर इस तरह से ईस्ट की तरफ ये एक्सटेंड होता है।
और फिर यहाँ पर आपको पता है कि एंडीज है, और एंडीज में भी ये नैरो बेल्ट है इस क्लाइमेट जोन का। वहीं पर हम लोग नाम से ही पता है कि ये यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन, तो वेस्ट यूरोपियन में कुछ कंट्रीज है जहाँ पर ये है। यहाँ पे देखिए ये ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्लाइमेटिक जोन। उसके बाद फिर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये वेस्ट ऑफ द नॉर्वे, ये नॉर्वे है, तो वेस्ट ऑफ द नॉर्वे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट आपको दिखाई देगा इस। और फिर यहाँ पर आपको पता है कि ये डेनमार्क वाला जो रीजन है, और उसके बाद फिर ये बेल्जियम है, यहीं पे जर्मनी है, वेस्ट ऑफ द जर्मनी आप बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट, वेस्ट ऑफ द पार्ट जो जर्मनी का वेस्ट है वो भी यूरोपियन टाइप क्लाइमेट में आता है। तो ये सब कंट्रीज हैं कि जो कि ये यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स में आते हैं। वहीं पर अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में जाए तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि जो मुरे डार्लिंग जो बेसिन है, कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वाला पार्ट ये आ जाता है इस क्लाइमेटिक जोन में, वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेटिक जोन में। वहीं पर जो न्यूजीलैंड वाले जो पार्ट है, न्यूजीलैंड में भी ये क्लाइमेटिक जोन दिखाई देगा आपको। तो ये लोकेशन है कुछ वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट टाइप का। यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो समर बहुत कूल होता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन से जोन में आ रहा है, अगेन ये आपको ये लैटिट्यूड आपको हमने बताया, तो ये 40 to 65 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत कम ही होगा। इसलिए कूल समर, माइल्ड विंटर्स, और एवरेज टेम्परेचर समर के दौरान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस दिखाई देता है। अब आप ये बताइए कि ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी कम है इस लैटिट्यूड के लिए, इसीलिए इसे निगेटिव थर्मल एनोमली बोला जाता है, कि यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो एक बैंड है, जो टेम्परेचर बैंड है इस लैटिट्यूड के लिए उससे भी कम है, तो इसीलिए बोला जाता है निगेटिव, यानी कि ड्रॉप हुआ है टेम्परेचर, इसीलिए निगेटिव थर्मल एनोमली बोला जाता है इसे। विंटर में जो क्या है कि यहाँ पर कुछ जो कोस्ट के जो एरिया है, कोस्ट के एरिया में क्या है, वार्म ओशियनिक जो करंट है, जैसे कि जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन ड्रिफ्ट के कारण वहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम का ही एक पार्ट है वो क्या है, वार्म करंट है, ओशियन करंट है, ओशियनोग्राफी में हम इसे फिर से करेंगे। उसके कारण क्या होता है, जो विंटर जो है वो माइल्डर होता है, उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव थर्मल एनोमली बोलेंगे, कि यानी कि ये अपने जो टेम्परेचर होना चाहिए था उससे कुछ ज़्यादा ही है, 11 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी जो टेम्परेचर है वो इंटीरियर में, आपको पता है कि जब इंटीरियर की बात करते हैं तो एक्सट्रीम जाता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो लगभग ये -18 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया जाता है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड्स। तो विंड्स आपको पता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट जो है फॉर्म हो रहा है कितने डिग्री लैटिट्यूड पर, जो हॉर्स लैटिट्यूड है उससे, जो हम लोग पोलवार्ड जब शिफ्ट करते हैं तो वो जो रीजन है वो वेस्टर्लीज का रीजन है, और ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर क्या होती है कि वेस्टर्लीज चलती है, और थ्रू आउट द ईयर वेस्टर्लीज के चलने के कारण क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर पोलर फ्रंट के कारण यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन आपको दिखाई देगा, और टेम्परेट साइक्लोन भी लगभग थ्रू आउट द ईयर होता है, जिसके कारण थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर पर थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब वही है कि जो है स्नोफॉल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और रेनफॉल दोनों देखने को मिलेगा। नॉर्थ जो अमेरिका है उसके वेस्ट कोस्ट पर जो बारिश होती है वो लगभग 250 सेंटीमीटर टू 375 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है। कहाँ पे, नॉर्दर्न जो अमेरिका है उसके वेस्ट कोस्ट पे। और यहाँ पे चिली में जो है वो साउथ अमेरिका में, चिली में ये वर्षा होती है। तो लगभग क्यों हो रही है ऐसा वर्षा, तो क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो माउंटेन रेंज है। अभी मैंने आपको दिखाया था मैप पर कौन से माउंटेन रेंज, तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, और जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर क्या है, वो जो साउथ अमेरिका में
जो एंडीज है उसके कारण ये इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है। यहाँ पर मैंने बताया कि कोई भी मंथ ऐसा नहीं है कि जो ड्राई होगा थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। नेचुरल वेजिटेशन देखें तो यहाँ पर वर्षा होने के कारण क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट की अगर हम लोग डिवाइड करें तो ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, निडिल लीफ टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और मिक्स्ड फॉरेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉड लीव्स में हम लोग देखें तो यहाँ पे वोक, बर्च, वॉलनट ये आपको दिखाई देगा, और निडिल लीफ वाले में आपको कॉनिफेरस, पाइन्स और फिर्स और स्प्रूस दिखाई देगा, और मिक्स्ड फॉरेस्ट में तरह तरह की अलग अलग तरह की वेराइटीज आपको दिखाई देगा। आप ये यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन में देख सकते हैं कि ये देखिए ये क्या है, ये वॉलनट है, ये क्या है, ये ओक ट्री है, ये क्या है जो ओक ट्री, उसके बाद फिर ये कॉनिफेरस आपको दिखाई देगा, ये रेडवुड भी होता है। तो इस तरह से ये वेजिटेशंस हैं, और आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे पेड़ होते हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर, और हमने आज के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से स्टेपी और जो वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट है उसे देखा। अब लास्ट के 2 क्लाइमेट और बचे हुए हैं कि जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो पार्ट नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 17 है उसमें कर लेंगे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियोज़ और बनाते हैं।